नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं खबर मतलब की। और इस वक्त बड़ी खबर ये आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिट्ठी लिखी है, जवाब दिया है भारत निर्वाचन आयोग को। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है, लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीएम योगी ने अपना पक्ष रखा है चुनाव आयोग के सामने। और क्या क्या बातें कही है ये आप देख रहे हैं यहां पर। इसमें लिखा है कि इस विषय की शुरुआत एक विपक्षी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से हुई। दरअसल 72 घंटे के लिए कल सुबह से सीएम के बोलने पर पाबंदी लगा दी गई है, चुनावी सभा पर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि बजरंग बली वाला बयान, बजरंग बली और अली वाला बयान जो दिया था, इस पर सीएम का कहना है कि इसकी शुरुआत तो हुई थी विपक्षी राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से। कहने को तो वो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, लेकिन मजहब के आधार पर मुसलमानों से वोट मांगना क्या धर्मनिरपेक्षता है? ऐसी धर्मनिरपेक्षता को लोगों के सामने उजागर किया जाएगा और मैंने वही काम किया। मेरी बजरंग बली में अटूट आस्था है। किसी को ये बुरा लगे या कोई अपनी अज्ञानतावश असुरक्षित महसूस करे, उससे मैं अपनी आस्था छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने अपने पूरे संबोधन में कहीं भी धर्म अथवा जाति के नाम पर वोट की मांग नहीं की। अगर धर्म अथवा जाति के नाम पर किसी ने वोट की मांग की है तो वो विपक्ष के कई नेता हैं। अतः जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट का आरोप मिथ्यारोपण के सिवा कुछ भी नहीं है। मैंने न तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के किसी प्रावधान का। भारत निर्वाचन आयोग के प्रति मेरा पूर्ण सम्मान है। ये चिट्ठी सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन पर जो पाबंदी लगी है, सजा सुनाई गई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसके जवाब में चिट्ठी के जरिए इसी को बताया है सीएम योगी ने अपना पक्ष। लेकिन यह चिट्ठी लिखने की क्यों नौबत आई सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको 72 घंटे के लिए किसी भी चुनावी प्रचार से रोक दिया है। इसके अलावा मायावती पर भी 48 घंटे का बैन लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। कि अगर कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर। यही वो दो बयान हैं जिसे लेकर यूपी के दो कद्दावर नेताओं पर चुनाव आयोग का डंडा चला है। पहले मायावती ने सहारनपुर के देवबंद में चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस के बहकावे में न आकर सिर्फ गठबंधन को वोट देने की अपील की। तो उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में मायावती पर हमला बोलते हुए कहा था कि अगर विपक्ष को अली पसंद है तो हमें बजरंग बली पसंद है। इन बयानों के बाद आयोग ने दोनों से जवाब तलब तो किया, लेकिन कुछ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी थी। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को लताड़ लगाई कि आप विवादित बयानों को लेकर क्या कर रहे हैं, तो शायद आयोग की नींद टूटी और उसने कार्रवाई की। इसके तहत योगी के प्रचार करने पर 72 घंटे और मायावती के प्रचार करने पर 48 घंटे तक की रोक लग गई है, जो मंगलवार सुबह 6 बजे से लागू होगा। इस दौरान ना तो योगी और ना ही मायावती किसी रैली को संबोधित कर सकेंगे, ना ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर पाएंगे और किसी को इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे। इस चुनाव में भगवान हनुमान की भी खूब चर्चा रही। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराना होता है। चुनाव आयोग भी बूढ़े शेर की तरह लाचार हालत में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होते देख रहा था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी तो वो हरकत में आया। बहरहाल ये कार्रवाई शायद एक मिसाल साबित होगी और दूसरे नेता भी विवादित बयान देने से बचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस ने अब इस फैसले का स्वागत किया है और साथ ही ये भी कहा है कि भविष्य में ऐसे नेताओं पर चुनाव लड़ने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए। सुनिए कांग्रेस की प्रतिक्रिया। इलेक्शन कमीशन को बधाई देना चाहूँगा कि आज उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया है कि शायद आने वाले समय के अंदर इस चुनाव प्रणाली के अंदर इस तरह की जो बयानबाजी होती है उस पर कहीं ना कहीं अंकुश ज़रूर लगेगा। इलेक्शन कमीशन से ये भी अनुरोध करूँगा कि अगर इस तरह की बयानबाजी लोग करें आगे भविष्य के अंदर तो इनको इलेक्शन लड़ने से बाधित कर देना चाहिए। लेकिन बयानवीरों के ऐसे बयान रुक नहीं रहे। आजम खान साहब ने तो हदें पार कर दी जो उन्होंने बयान दिया। कल एक बयान दिया
और आज फिर बयान दिया। दोनों बयानों को सुनिए जो इसको लेकर के कैसा बवाल मचा है। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो वो खाकी रंग का है। हद पार कर दिया, लक्ष्मण रेखा पार कर दिया इसने। अब मेरे लिए कोई भाई नहीं है। आज मैं भाई मान के उनके लिए सब कुछ मैंने सहने का काम किया था, अब बर्दाश्त खत्म हो गया है और लोग, जनता जो है वो बताएगी। अभद्र टिप्पणी जब एक महिला पर होती है तो पूरा समाज अपमानित होता है। जो नेता मंच पर बैठ के ठहाके लगा रहे थे, ये अपमान उनके घर की बहनों का भी है। समाज इस अपमान को माफ नहीं करेगा। आज एक हिंदुस्तान की साधारण महिला होने के नाते कहना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी की सोच और उनके संस्कारों को भी प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आरएसएस के कपड़े पहन के रहते हैं। उन्होंने किसी और के बारे में कहा था, हम समाजवादी लोग हैं, कभी हम महिलाओं के प्रति और बेटियों के प्रति कभी भी कोई भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। मैं समझती हूँ कि ये शर्म की बात है कि इस और मायावती इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, मीडिया से मुखातिब हो रही हैं। आइए सीधे ले चलते हैं। देवन सहारनपुर में दिया गया था, उसमें मैंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है और इसलिए चुनाव आयोग हमारे इस कार्य की कड़ी निंदा करता है तथा प्रतिबंधित करता है और चुनाव आयोग संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत दिए गए अधिकार का उपयोग करते हुए ये निर्देश देता है कि 16 अप्रैल 2019 की प्रातः 6 बजे से लेकर अगले 48 घंटे तक कोई भी पब्लिक मीटिंग, पब्लिक रैली, रोड शो, इंटरव्यू तथा मीडिया आदि से पब्लिक में बात करने, चाहे वह चैनल, प्रिंट या सोशल मीडिया आदि हो, रोका जाता है। इसलिए मैं आज पहले ही एडवांस में आप लोगों से मिल रही हूँ। उक्त आदेश में ये कहा गया है कि मुझे देवन सहारनपुर में दिए गए भाषण के संबंध में 11 अप्रैल 2019 को एक शो कॉज नोटिस दिया गया था, जिसका कि जवाब मैंने 24 घंटे के भीतर 12 अप्रैल 2019 को दे दिया था। उसकी जो जवाब दिया उसकी भी कापी प्रेस के बाद आपको दे दी जाएगी, जो नोटिस दिया वो भी। आदेश में यह कहा गया है कि हमारे जवाब को देखा और पढ़ा तथा भाषण का वीडियो भी देखा, जिसको देखने के बाद कमीशन संतुष्ट है कि मैंने बहुत ही अति भड़काऊ भाषण दिया है, जिसका भाव व मंशा ऐसी थी जिसमें कि जो पहले से मौजूद आपसी नफरत अलग अलग धार्मिक समुदायों के बीच में मौजूद है, उसे और भड़काने के उद्देश्य से दिया गया है, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है, ये उन्होंने कहा। इसी आदेश में कमीशन द्वारा ये भी कहा गया कि मुझे इस तरीके के भाषण जिसमें ऐसी क्षमता हो कि चुनाव में वोट एक तरफा हो जाए नहीं देना चाहिए था। इस संबंध में मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूँगी कि आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 की कारण बताओ नोटिस में कहीं भी ये आरोप नहीं लगाया गया था कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया था। जो उन्होंने नोटिस दिया था उसमें बिल्कुल किधर नहीं लिखा है कि हमने भड़काऊ भाषण दिया था। नोटिस की भी कापी आपको देंगे हम। इस संबंध में मैं मीडिया बंधुओं को ये बताना चाहूँगी
कि आयोग द्वारा 11 अप्रैल 2019 की कारण बताओ नोटिस में कहीं भी यह आरोप नहीं लगाया गया था कि हमने कोई भड़काऊ भाषण दिया था, जिसकी वजह से विभिन्न समुदायों के बीच में पहले से चल रही नफरत और बढ़ जाएगी। कारण बताओ नोटिस में सिर्फ एक ही आरोप लगाया गया था कि हम किसी एक समाज के नाम से वोट मांग रहे हैं। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने अपने भाषण में कहीं भी जाति व धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा है, बल्कि मैंने स्पष्ट तौर से सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों से गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की थी और मुस्लिम समाज से खास तौर से अपील की थी कि आप अपना वोट किसी नातेदार रिश्तेदार के चक्कर में पड़कर बटने ना दें, जिसका कि स्पष्ट मंशा थी एवं एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मुसलमानों को धार्मिक आधार पर या रिश्ते नातों या नातेदारों के चक्कर में पड़कर अपना वोट नहीं बांटना चाहिए और अपना वोट एक तरफा गठबंधन के प्रत्याशी को देकर बीजेपी को हराना चाहिए। कारण बताओ नोटिस के जवाब में मैंने ऊपर लिखी बात को यहाँ जो अभी बताया है, जो मैंने उनको लिख कर दिया, इस बात को पुनः स्पष्ट किया था कि पूरे भाषण में मैंने कहीं भी किसी प्रकार से धार्मिक भावनाओं को भड़काया नहीं है और ना ही किसी धर्म के प्रति कोई बयान दिया है जिससे कि वातावरण खराब हो। अपने जवाब में मैंने ये भी लिखा कि भाषण की कोई सीडी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो मुझे उन्होंने जवाब मांगा तो सीडी तो देनी चाहिए थी। मैंने अपने जवाब में ये भी लिखा कि भाषण की कोई सीडी मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है तथा यह अनुरोध किया था कि पूरे भाषण को सुना जाए, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि मैंने किसी एक समाज व धर्म के लोगों से वोट नहीं मांगा है, बल्कि सर्व समाज से वोट देने की अपील की है। इन सभी बातों को पूर्ण रूप से नज़रअंदाज करके आज चुनाव आयोग ने दोपहर बाद अचानक एक आदेश दे करके दिनांक 16 अप्रैल 2019 यानी कि कल सुबह 6 बजे से मेरे ऊपर 48 घंटे का हर प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके अंतर्गत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनी व्यक्तिगत सुनवाई के तथा बगैर कोई साक्ष्य सीडी वगैरह दिए हुए संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा स्पष्ट रूप से हर नागरिक को मूलभूत अधिकार दिया गया है कि उसको कहीं भी आने जाने से तथा अपनी बात रखने से वंचित नहीं किया जा सकता है। परंतु यहाँ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक ऐसा अभूतपूर्व आदेश पारित किया गया है जिसके तहत संविधान में दिए गए इन मूलभूत अधिकारों से मुझे पूर्ण रूप से गलत आधारों पर बगैर किसी सुनवाई के असंवैधानिक तरीके से तथा क्रूरता पूर्वक वंचित कर दिया गया है। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के इतिहास में हमेशा के लिए काला दिवस के रूप में ही जाना जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए इस निर्णय को, जो कि स्पष्ट तौर पर किसी दबाव में आकर लिया गया ही प्रतीत होता है, इसको इस देश का गरीब, खासकर इस देश का गरीब, मजलूम, असहाय, शोषित एवं वंचित समाज कभी भी भुला नहीं पाएगा। इस आदेश के पीछे छुपी हुई मंशा स्पष्ट है कि हम बहुजन समाज पार्टी के मुखिया के रूप में ऐसे समाज के लोगों से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की अपील न कर सके। ये सब बातें इससे और भी स्पष्ट हो जाती हैं कि भारत निर्वाचन आयोग को ये भली भांति ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में जो दूसरे चरण की पोलिंग है वह 18 अप्रैल को है और उसके प्रचार का अंतिम समय
कल 16 अप्रैल को 5 बजे खत्म होता है और हमारी आगरा की जनसभा जिसकी की पूर्व में ही लिखित अनुमति ली जा चुकी है, कल दिनांक 16 अप्रैल को आगरा में निर्धारित थी। इस आदेश का नतीजा ये है कि आगरा, फतेहपुर सीकरी एवं मथुरा के लोगों से जो कल हम अपनी आगरा में होने वाली रैली में बहुजन समाज पार्टी एवं गठबंधन के प्रत्याशियों से संबंधित वोट देने की अपील करने वाले थे, उसे ना कर सके। यही मकसद है। मैं इसलिए इस बात को जोर देकर ये कह रही हूं क्योंकि अगर भारत निर्वाचन आयोग की कोई ऐसी मंशा नहीं थी तो कल जो कि दूसरे चरण के प्रचार का अंतिम दिवस है, तो उस दिन से इस आदेश को लागू ना किया गया होता, बल्कि इसको एक दिन बाद से लागू किया गया होता, लागू किया जा सकता था। जहां तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया आदेश की बात है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, जैसे कि मैं हूं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री अमित शाह एवं श्री नरेंद्र मोदी को भारत निर्वाचन आयोग ने खुली छूट दे रखी है कि वह विभिन्न समुदायों में नफरत फैलाते रहें और इस देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते रहें। पर अफसोस कि भारत निर्वाचन आयोग ने श्री नरेंद्र मोदी एवं श्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य नेताओं द्वारा दिए गए भाषण को सुनकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जगह इस मामले में अपने कान व आंख दोनों को ही इन्होंने बंद कर लिया है। भारतवर्ष एक लोकतांत्रिक देश है जहां पर चुनाव में दिए गए भाषणों व सुनी हुई बातों से यह आम जनता तय करती है और मन बनाती है कि किसको वोट देकर चुनना है और किसको बाहर का रास्ता दिखाना है। ऐसी स्थिति में इस तरह के आदेश को अचानक पारित किए जाने के कार्य को लोकतंत्र की हत्या नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। परंतु मुझे अपने समर्थकों एवं अनुयायियों पर पूर्ण रूप से विश्वास एवं भरोसा भी है कि वह भारत निर्वाचन आयोग के इस आदेश के पीछे छुपे हुए उद्देश्य को जरूर समझेंगे और अब आने वाले हर चुनाव की तारीखों में पहले से ही ज्यादा जागरूकता के साथ एक तरफा बगैर डरे हुए या बगैर परेशान हुए अपना वोट निडर होकर बहुजन समाज पार्टी तथा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों को देकर भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य विरोधी पार्टियों के प्रत्याशियों की जमानत जब्त कराने का कार्य करेंगे। और हमारी आवाज की जगह अब ये सब लोग मेरी आवाज स्वयं बनकर अपनी बात समाज के बीच में रखते हुए बहुजन समाज पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे तथा यही सही मायने में भारत निर्वाचन आयोग के इस असंवैधानिक और गैर कानूनी आदेश का जवाब होगा। मैं कल आगरा में होने वाली रैली के संबंध में भी अपने सभी समर्थकों से यह अनुरोध करती हूं कि वह निश्चित समय से पहले ही रैली स्थल पर जरूर पहुंच जाएं, जहां पर निर्वाचन आयोग के असंवैधानिक आदेश के कारण मैं तो उपस्थित नहीं रहूंगी, लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा हमारे संदेश के रूप में भी आपके समक्ष हमारे संदेश के रूप में वो जरूर वहां पर उपस्थित होंगे। मैं तो नहीं दे पाऊंगी संदेश भी, लेकिन जो जाएंगे वो ही मेरा संदेश है। वो मेरी ओर से तो नहीं, वो खुद भी तो अपनी बात रख सकते हैं, सबके थोड़ी ना मुंह बंद कर लेंगे। और इसलिए सभी लोग कल की रैली में और भी ज्यादा संख्या में पहुंचकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, जहां पर कि गठबंधन के वरिष्ठ नेतागणों के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव
तथा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी जरूर मौजूद रहेंगे और महागठबंधन से संबंधित अपनी महत्वपूर्ण बातें जनता के अपने अनुयायियों के सामने रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पूरा देश ये जानता है कि केंद्र में बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल में हर मोर्चे पर बुरी तरह से विफल रही है, जिसकी वजह से अब वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में इनको जनता को जवाब देना अब बहुत मुश्किल हो रहा है, जिनसे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब इस चुनाव में बीजेपी के सभी छोटे बड़े नेता, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष व खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी खासकर पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, एक तरफ इनको बनाने में लगे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। जबकि पूरा देश ये जानता है कि बीजेपी हर चुनाव में जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़का के अपने पक्ष में हवा बनाने का पूरा प्रयास करती है, जिसके तहत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अपनी चुनावी जनसभाओं में खासकर अली व बजरंग बली की बात करके लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का पूरा प्रयास किया है। इसकी शुरुआत मैंने नहीं की थी, खुद योगी जी ने की थी, जिससे जनता थोड़ी गुमराह भी होने लगी थी। ऐसी स्थिति में खासकर कमजोर वर्गों के लोगों को गुमराह होने से रोकने के लिए तथा चुनाव आचार संहिता का भी पूरा पालन करते हुए फिर मुझे मजबूरी में अपनी एक चुनावी जनसभा में ये बताना पड़ा, जिसको आज मैं मीडिया के माध्यम से फिर से यहाँ दोहराना चाहती हूँ। मैंने अपनी चुनावी जनसभा में ये कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 2 धर्मों के बीच में अर्थात अली व बजरंग बली की आड़ में नफरत पैदा करके चुनाव को जीतना चाहते हैं, तो इनके बहकावे में जनता को कतई भी नहीं आना है। जबकि इन दोनों के बारे में हमारा ये मानना है कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी है। ये मैंने कहा अपनी चुनावी जनसभा में, वही बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। जबकि उन दोनों के बारे में हमारा ये मानना है कि हमारे अली भी हैं और बजरंग बली भी हैं, अर्थात हमारे ये दोनों अपने ही हैं और इन दोनों में से हमारे लिए कोई भी गैर नहीं है। इसलिए हमें अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए, और खासकर हमें बजरंग बली इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये मेरी अपनी खुद की दलित जाति से ही जुड़े हैं और इनकी जाति की खोज मैंने खुद नहीं किया है, बल्कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी ने ही किया है। और उन्होंने ही खुद जनता को ये बताया कि बजरंग बली बनवासी व दलित जाति के ही हैं, और इसके लिए वैसे मैं इनकी बहुत आभारी भी हूँ कि इन्होंने हमारे वंशज के बारे में हमें ये खास जानकारी भी दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए खुशी की बात यह है कि अब हमारे साथ अली भी हैं इस चुनाव में और बजरंग बली भी हैं, और इसके साथ साथ यहाँ दुखी व पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज के लोग भी हैं, जिनके गठजोड़ से अर्थात सर्व समाज के गठजोड़ से हमें इस चुनाव में काफी अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। और अब मेरा पुनः यही कहना है कि वर्तमान में देश में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में यहाँ उत्तर प्रदेश में भी योगी को ना अली का और ना ही मेरी जाति से जुड़े बजरंग बली का तथा ना ही यहाँ दुखी व पीड़ित अन्य पिछड़े वर्ग एवं अपर कास्ट समाज का ही वोट मिलेगा। वैसे भी उत्तर प्रदेश में यहाँ बजरंग बली की जाति से जुड़े हमारे दलित वर्ग के लोग इनको बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि अब हमें इनके साथ साथ यहाँ इस चुनाव के अन्य सभी वर्गों व सभी धर्मों का भी वोट मिल रहा है, जिनसे हमारी पार्टी धर्म
व जाति के नाम पर कभी भी वोट नहीं मांगती है, बल्कि उनके विकास व उत्थान के नाम पर ही केवल उनसे वोट मांगती है। अर्थात हमारी पार्टी बीजेपी की तरह कभी भी धर्म व जाति के नाम पर घिनौनी राजनीति नहीं करती है, जैसा कि हर चुनाव में बीजेपी के लोग करते हैं और अभी भी चुनाव में कर रहे हैं। जिसकी खास वजह से ही आज मुझे फिर से मजबूरी में यहाँ अली व बजरंग बली के प्रकरण को लेकर मीडिया में ये सब कुछ कहना पड़ा है, ताकि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के मतदाता इनके इस हथकंडे के बहकावे में बिल्कुल भी ना आए। मेरी कही गई इस बात से मुझे ये नहीं लगता कि मैंने चुनाव आचार संहिता का मेरी कही गई इस बात से भी मुझे ये नहीं लगता कि मैंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही देवबंद की रैली में भी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रही हूँ। इसके साथ ही देवबंद की रैली में भी मैंने 2 अलग अलग धर्मों के लोगों से वोट बांटने की अपील नहीं की थी, बल्कि एक ही धर्म के अर्थात मुस्लिम समाज के ही 2 उम्मीदवारों से, मुस्लिम समाज के ही अलग अलग पार्टियों के 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के लिए ही वोट देने की सलाह दी थी। यहाँ 2 धर्म की बात नहीं है। मैं इस बात को फिर दोहराती हूँ और मुख्य चुनाव आयोग को भी बताना चाहती हूँ, यदि वो मेरी बात सुन रहे हो तो। इसके साथ ही देवबंद की रैली में भी मैंने 2 अलग अलग धर्मों के लोगों से वोट बांटने की अपील नहीं की थी, बल्कि एक ही धर्म के अर्थात मुस्लिम समाज के ही 2 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार के लिए वोट देने की सलाह दी थी, ताकि इनका वोट ना बढ़ सके और फिर बीजेपी के उम्मीदवार को आसानी से हराया जा सके। इसलिए और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चुनाव आयोग का एक और बड़ा फैसला आया है। आजम खान और मेनका गांधी पर अब प्रतिबंध। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी पर 48 घंटे का प्रतिबंध और आजम खान पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मायावती बता रही थी किस तरह से उनके खिलाफ साजिश हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से जो उन पर लगाया गया है प्रतिबंध, वो साजिश का नतीजा है। और अब इसी बीच 2 और नेताओं पर, आजम खान पर 72 घंटे का प्रतिबंध, मेनका गांधी पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। एसपी नेता आजम खान पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा है। योगी और मायावती पर प्रतिबंध के बाद दोपहर में योगी आदित्यनाथ पर और मायावती पर प्रतिबंध लगा था, और अब आजम खान और मेनका गांधी पर प्रतिबंध। सुपर एक्शन मोड में चुनाव आयोग, एक के बाद एक ताबड़तोड़ प्रतिबंधों का सिलसिला। अब तक चुनाव आयोग पर यह आरोप लगने लगे थे कि चुनाव आयोग खामोश देख रहा है, खानापूर्ति कर रहा है, लेकिन अब एक के बाद एक 4 नेताओं पर आज के आज ही प्रतिबंध। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को उसकी ताकत का एहसास कराया, उसके बाद ये डंडा चुनाव आयोग का चलना शुरू हो गया है। और अभी अभी खबर आ रही है कि आजम खान पर 72 घंटे का प्रतिबंध लग गया है, यानी वो 72 घंटे तक खामोश रहेंगे। मेनका गांधी पर 48 घंटे का प्रतिबंध, मेनका गांधी भी 48 घंटे तक खामोश रहेंगी। आपको याद है कि आजम खान साहब ने क्या कहा था, जो बयान दिया था, विवादास्पद बयान, शर्मनाक बयान, उसके बाद उन पर लगा है। और मेनका गांधी ने भी जो अल्पसंख्यकों से कहा था वोट मांगने को लेकर के, वो भी बयान। इसके बाद ये 2 और प्रतिबंध सामने आए हैं। लेकिन बड़ी बात अभी मायावती सामने आकर के बोल गई कि जो उन पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा है, दरअसल वो साजिश का नतीजा है। अब देखना होगा क्या ये भी बयान प्रतिबंध के दायरे में आता है या इस पर भी कोई रिएक्शन सामने आता है चुनाव आयोग का। यह देखना दिलचस्प होगा। यहां जारी है खबरों का सिलसिला।